हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर हम समझेंगे जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक परिचय को और यूपी बोर्ड के हिसाब से उनके जो 2 प्रसिद्ध गीत हैं, उनका विवेचन यहाँ पे किया गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। कभी सोचा है कि एक ही लेखक एक ही कलम से किसी का गहरा व्यक्तिगत दुख और एक पूरे देश का गौरव दोनों को इतनी खूबसूरती से कैसे लिख सकता है? आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे ही दिग्गज जयशंकर प्रसाद की दुनिया में उतरेंगे जहां आंसू और अभिनंदन दोनों एक ही स्याही से लिखे गए हैं। कुछ लेखक होते हैं ना, जो अपने शब्दों से भावनाओं को मानो जिंदा कर देते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी को जानेंगे, फिर उनके 2 मशहूर गीतों को समझेंगे। एक है देवसेना का दर्द भरा गीत और दूसरा है कोर्नेलिया का भारत के लिए गौरव गान। और आखिर में हम देखेंगे कि प्रसाद जी की काव्य विरासत असल में है क्या। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस शख्स से जिसने इन कालजयी रचनाओं को जन्म दिया। साहित्य के छायावादी युग के एक बहुत बड़े स्तंभ जयशंकर प्रसाद के 1889 में काशी में जन्मे जयशंकर प्रसाद ने अपनी कलम से हिंदी साहित्य की दिशा ही बदल दी। उन्हें छायावादी युग के 4 सबसे बड़े स्तंभों में से एक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद काशी में जन्मे और इनका व्यक्तित्व बहुत ही शांत और गंभीर था। और कमाल की बात यह है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ 8वीं क्लास तक ही हुई थी, लेकिन अपने दम पर अपनी मेहनत से वो साहित्य के इतने बड़े स्तंभ बन गए। तो ये ज्ञान आया कहाँ से? किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, बल्कि स्वाध्याय से। मतलब उन्होंने खुद पढ़कर, खुद सीखकर संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी, इतिहास और दर्शन शास्त्र, इन सब पर महारत हासिल की। ये सीखने की उनकी अपनी एक निजी यात्रा थी। अब देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उनकी औपचारिक शिक्षा सिर्फ 8वीं क्लास तक ही हुई थी, लेकिन अपने दम पर यानी स्वाध्याय के बल पर उन्होंने न सिर्फ संस्कृत, पाली और उर्दू जैसी भाषाएं सीखीं, बल्कि वो इतिहास, दर्शन और पुरातत्व के भी एक बहुत बड़े विशेषज्ञ बन गए। और ऐसा नहीं था कि उनकी प्रतिभा सिर्फ एक ही चीज तक सीमित थी, वो एक हरफनमौला कलाकार थे। प्रसाद जी सिर्फ एक कवि नहीं थे, उन्होंने नाटक, उपन्यास और कहानियां, मतलब साहित्य की हर विधा में कमाल का काम किया। सोचिए, एक तरफ वो कामायनी जैसा महाकाव्य लिख रहे थे, तो दूसरी तरफ स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे ऐतिहासिक नाटक भी उन्हीं की कलम से निकले। चलिए अब प्रसाद जी की पहली दुनिया में कदम रखते हैं। ये दुनिया है व्यक्तिगत पीड़ा की, वेदना की, जिसे हम देवसेना के गीत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये गीत उनके बहुत ही प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है और इसमें एक इंसान के जीवन की पूरी त्रासदी छिपी हुई है। तो ये गीत उनके बहुत ही मशहूर नाटक स्कंदगुप्त का एक हिस्सा है और इसे गा रही हैं देवसेना, जो मालवा की राजकुमारी तो हैं, लेकिन किस्मत ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया है। देवसेना की जिंदगी एक के बाद एक त्रासदियों से भरी हुई थी। हूणों के हमले में उसने अपना पूरा परिवार खो दिया, जिससे वो प्रेम करती थी, यानी स्कंदगुप्त, उसने भी उसे नहीं अपनाया। उसने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में लगा दिया और जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में स्कंदगुप्त वापस आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवसेना ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। और ये गीत उसी पल की कहानी कहता है जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में पीछे मुड़कर देखती है और महसूस करती है कि उसकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं, सब एक छलावा थी, एक भ्रम। तो देवसेना का गीत असल में उसकी जिंदगी भर की कमाई का हिसाब किताब है और उसकी कमाई थी दर्द और वेदना। ये गीत उम्मीद को दी गई एक आखिरी विदाई है। तो माहौल क्या है? पूरा आर्यावर्त हूणों के आक्रमण से कांप रहा है, एक राष्ट्रीय संकट का समय है और इसी युद्ध में देवसेना का पूरा परिवार, उनके भाई, सब मारे जाते हैं। और इस राष्ट्रीय त्रासदी के बीच में है एक व्यक्तिगत कहानी, एक तरफा प्यार की। देवसेना सम्राट स्कंदगुप्त से प्रेम करती थीं, लेकिन स्कंदगुप्त के दिल में कोई और था, विजया। फिर सालों बीत जाते हैं। देवसेना अपना जीवन देश की सेवा में लगा देती हैं और जब स्कंदगुप्त सालों बाद उनके पास प्रेम का प्रस्ताव लेकर लौटते हैं, तब तक देवसेना बहुत आगे बढ़ चुकी होती हैं। वो उस प्रस्ताव को ठुकराकर एक तपस्विनी का जीवन चुन लेती हैं। और यहीं से गीत शुरू होता है, इस एक लाइन से, आह वेदना मिली विदाई। मतलब पूरी जिंदगी गुजारने के बाद विदाई में क्या मिला? तोहफे में सिर्फ दर्द मिला, वेदना मिली। और जरा इस लाइन की गहराई देखिए, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मतलब जो भी अच्छी यादें, जो उम्मीदें उन्होंने जिंदगी भर एक एक करके जोड़ी थीं, उन्हें वो एक भूल समझकर लुटा देने जैसा मानती हैं।
ये गीत असल में एक ऐसी जिंदगी पर नजर डालता है जो त्याग और नुकसान से भरी रही। तो ये तो थी देवसेना की कहानी, एक अंदरूनी दर्द की दास्तां। अब चलिए दुख के इस अंधेरे से निकलकर अब चलते हैं राष्ट्रीय गौरव के उजाले की तरफ, प्रसाद जी की दूसरी दुनिया जो आश्चर्य और प्रशंसा से भरी हुई है। यहाँ नजरिया बिल्कुल अलग है। कहानी है कॉर्नेलिया की, जो यूनानी सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। वो एक बाहरी इंसान की नज़रों से भारत को देख रही है, सिंधु नदी के किनारे खड़ी है और बस यहाँ की सुंदरता में खो गई है। और गाने की शुरुआत देखिए, देवसेना के गीत से कितना फर्क है। ये शुरू होता है एक खुशी भरी हैरानी से, अरुण यह मधुमय देश हमारा। ये लाइन इस गीत का सार है। इसमें भारत की आत्मा की बात की गई है, एक ऐसी जगह जहां कोई अनजान भी आता है तो उसे किनारा मिल जाता है, एक सहारा मिल जाता है। कॉर्नेलिया की नज़रों से भारत कैसा देश है? ये एक ऐसी भूमि है जो हर किसी का स्वागत करती है, चाहे वो कोई अनजान इंसान हो या दूर देश से आया कोई पंछी। ये करुणा की धरती है जहां अथाह सागर की लहरों को भी शांति और किनारा मिल जाता है। कॉर्नेलिया के इस गीत में भारत की क्या-क्या खूबियां दिखती हैं? वो कहती हैं कि ये वो जगह है जहां अनजान को सहारा मिलता है, जहां पंछी भी अपना प्यारा घर बना लेते हैं। ये करुणा का सागर है, लहरों को भी यहीं किनारा मिलता है और यहाँ की सुबह भी हर तरफ सुख बिखेरती है। तो हमने दो बिल्कुल अलग-अलग गीत देखे, एक व्यक्तिगत दर्द से लबरेज तो दूसरा राष्ट्रीय गौरव से भरपूर। आइए अब देखते हैं कि ये हमें प्रसाद की साहित्यिक प्रतिभा के बारे में क्या बताता है। अब हमारे पास एक ही कवि के दो बिल्कुल अलग-अलग मिजाज के गीत हैं, तो जब हम इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं तो क्या पता चलता है? ये चीज प्रसाद जी की अविश्वसनीय काव्य क्षमता को दिखाती है। देखिए, एक तरफ है देवसेना का गीत जो पूरी तरह से व्यक्तिगत दर्द, खोए हुए प्यार और बीती हुई यादों पर है, और दूसरी तरफ है कॉर्नेलिया का गीत जो राष्ट्रीय गौरव और वर्तमान की सुंदरता को दिखाता है। कितनी सहजता से वो एक भाव से दूसरे भाव में चले जाते हैं। और यही प्रसाद जी की सबसे बड़ी खूबी है। वो दिखाते हैं कि एक इंसान की जिंदगी और एक देश की कहानी ये अलग-अलग चीजें नहीं हैं, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। इंसान का दिल और देश की आत्मा ये दोनों एक दूसरे में अपनी परछाई देखते हैं। दोनों गीतों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है देवसेना का गीत जो एक इंसान के अंदर के दुख और पछतावे को दिखाता है, तो दूसरी तरफ है कॉर्नेलिया का गीत जो एक बाहरी व्यक्ति की आंखों से हमारे देश के लिए आश्चर्य और स्नेह को जाहिर करता है। और शायद यही प्रसाद जी की असली प्रतिभा छिपी है। उनकी कलम में वो ताकत थी कि वो किसी के दिल के सबसे गहरे दर्द को भी उतनी ही शिद्दत से लिख सकते थे जितनी शिद्दत से वो किसी देश के गौरव का गान कर सकते थे। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर साहित्य में, चाहे वो कविता हो या कहानी, ये ताकत कहाँ से आती है कि वो एक ही समय में एक इंसान के निजी दुख और एक पूरे राष्ट्र के स्वाभिमान दोनों को आवाज दे सके। एक ही कवि, दो इतने अलग गीत। कैसे कोई एक इंसान के आंसुओं को एक राष्ट्र के गौरवगान से जोड़ सकता है? शायद यही हमें बताता है कि दिल टूटने की कहानी हो या देश का तराना, दोनों एक ही रचनात्मक आत्मा से जन्म ले सकते हैं।